देखिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कल संडे है, तो जो भी डाउट्स पेंडिंग है हम नेक्स्ट डे ले लेंगे। वर्क, पावर एंड एनर्जी। व्हाट इज वर्क, उस पर हम बात करेंगे। एनीबॉडी क्लास में जो वर्क बता सकता है, व्हाट इज वर्क? क्लास में कौन है? बोलो, वर्क क्या होता है? सर यस। सर when force act upon a body और सर वो डिस्प्लेस करे उसको वर्क कहते हैं। कोई फोर्स लगाए। बॉडी एंड बॉडी इज डिस्प्लेस, यही कह रहे हो ना आप? यस सर। ओके, क्या ये वर्क होगा जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको? Is it this man doing work? Is this person doing work? Yes or no? चलो एक बार मैं आपका आंसर ले रहा हूँ, यस। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी आप लोग कह रहे हो कि यस, दिस पर्सन इज डूइंग वर्क। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं यस, ये बंदा वर्क कर रहा है। चलो उस पर डिस्कशन करते हैं बाद में, आगे बढ़ते हैं। अ मैन इज सिटिंग, क्या? हाँ ये देख लो, दोबारा देख लो बेटा। नहीं चल रहा है, खड़ा खड़ा नहीं, यही चल रहा है, एक्चुअल में यही चल रहा है। पर्सन इज मूविंग, बॉक्स उसके हाथ में है और वो मूव कर रहा है, तो आपका आंसर है यस। आपने क्या कहा है? यस। अब हम आगे बढ़ते हैं। A man is sitting on a computer and working 12 hours a day. Man carry heavy load on his head and standing under the sun for hours together. आप लोग कह रहे हो नो। सर नो सर। नो, अभी मैंने कुछ नहीं कहा आपको, मैं वही आंसर लिख रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। नो, अकॉर्डिंग टू यू, मैन इज सिटिंग ऑन अ कंप्यूटर एंड वर्किंग फॉर 12 आवर्स अ डे। कोई वर्क नहीं कर रहा हूँ, साइंस की लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं है। वैसे तो कर रहा है, कोई ना कोई काम तो कर ही रहा हो। ओके, जनरली हम यही कहते हैं कि वो वर्क कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि वर्क कर रहे हैं, बट कैन यू से दे आर डूइंग वर्क इन टर्म ऑफ फिजिक्स? नो सर। आंसर इज नो। तो आपके ये दो आंसर तो करेक्ट हो। आंसर इज दे आर नॉट डूइंग वर्क। एंजल इधर देखो बेटा, मैं ना, अच्छा आपके पास करेक्टेड हो। मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा, जो जो बताता रहूंगा। अभी ऐसे ही रहेगा हमेशा आगे से। मतलब अगर आपने नहीं आंसर दिया जो मैंने बताया, मैं क्लास से बाहर करूंगा। वाई? Because there was no displacement in above two cases according to physics. There was no displacement. तो कहीं ना कहीं वर्क करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेशन नोट करो सब बच्चे। वर्क, किसी को दिख ना रहा हो बोर्ड तो अपनी सीट चेंज कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। वर्क इज सेट टू बी डन, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखना। वर्क इज said to be done, said to be, बोलो, done if force acting on a body, and body is displaced along the direction of force
वैसे तो ये लाइन काट सकते हैं हम, इतना लिख दें, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेस करेगी, वो किसी कंपोनेंट की तरफ डिस्प्लेस कर सकती है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूटी में लिखता हूँ, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड along the direction of force or its component or component of force। तभी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, वर्क इज, बोलो, इट मीन्स यहाँ दो चीजें रिक्वायर्ड है वर्क करने के लिए, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में, along the direction of the force or its component। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, मैं आगे तो नहीं आ रहा हूँ बोर्ड के, थोड़ा सा मैं साइड पे, ये एक बॉडी है और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, किसी एंगल थीटा पे। तो हम जानते हैं, सब बच्चे वेक्टर के कंपोनेंट जानते हैं, कुछ बच्चों ने भी कंपोनेंट और वेक्टर नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने काफी बार यूज कर दिया। विद द एंगल, फोर्स का कंपोनेंट क्या बनने वाला है, F cos theta, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F sin theta, एफ साइन थीटा। अब अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाती है तो किस कंपोनेंट की तरफ जा रही है, बोलो। सर एक cos theta, F cos theta, ऊपर जाती है तो किसकी तरफ जा रही है, सर F sin F theta, sin theta, तो अब जब भी आपका निकालेंगे वो कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, इसको वर्क बोलते। कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जिधर बॉडी जा रही है उस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट एस। तो वेक्टर जिन्होंने पढ़ लिया मेरे से, उनको ये पता है कि एफ एस कॉस थीटा इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, force and displacement. yes or no? It is the Yes, dot sir. product of two vectors. So mathematically work done is the dot product of force and displacement। लिख लो ये भी, mathematically work done is the product of dot product of force and displacement। It is the dot product of force and displacement। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. उसमें फिर अभी सारे केस आ जाएंगे, थीटा की वैल्यू ले लेंगे हम, 0, 90, 30 बताओ। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। यहां तक लिख लिया सबने? क्लियर कर दो इसको। यस सर। ओके, अब इंटरेस्टिंग बातें हैं, ध्यान से सुनना आप। जितना कुछ मैं बताता हूँ मेरे थ्योरी में, वो आपको कंपटीशन में इक्वली हेल्प करेगा। तो मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ जो आपको कंपटीशन में चाहिए। वर्क डन, फिर से लिख रहा हूं मैं, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखता हूँ। वर्क डन is the dot product of force vector and displacement vector। तो नीचे लिख देता हूँ, force vector and displacement। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? सबसे पहले, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2, इट्स डायमेंशंस आर। जिन बच्चों ने डायमेंशन नहीं पढ़े मेरे से, मैं वेक्टर के बाद वही स्टार्ट करूंगा। सर एक
अभी इसको नोट करो। यस बेटा बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर है, तो फिर वर्क डन कैसे वेक्टर नहीं हुआ? अपना नाम बताओ। सर हर्षिता। हर्षिता। हर्षिता आपने कहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो फोर्स भी वेक्टर है ना। अब यस। जब हमने वेक्टर चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आपको दो तरह का प्रोडक्ट बताया था, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। एक को आप डॉट प्रोडक्ट बोलते हो, एक को आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसको स्केलर बना देता है बेटा, मैथमेटिकली। और थ्योरेटिकली वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो किया जाता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप कभी नहीं कहते कि मैंने आज ईस्ट की तरफ वर्क किया, आज तो वर्क मैंने शिव चौक की तरफ कर दिया, कल मैं बस स्टैंड की तरफ वर्क करूंगा, आज नॉर्थ की तरफ वर्क कर लेते हैं। क्योंकि वर्क इज टू बी डन, एनर्जी इज टू बी यूज्ड, पावर इज टू बी कंज्यूम्ड। तीनों स्केलर है, ये पूरा चैप्टर स्केलर है, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो डायरेक्शन में होगी। हाँ, फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगी, डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होगा, बट वर्क इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का कोई एरो नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और थ्योरेटिकली आप ये समझो, वर्क तो हो जाएगा, आप कर देंगे, किसी डायरेक्शन में नहीं होता वो। लेकिन फोर्स किसी डायरेक्शन में लगती है। जब आप किसी चीज को पुश करते हो, आप अपने सामने रखी हुई बुक को पुश करके देखो, तो आपको नजर आएगा कि आपने एक डायरेक्शन में फोर्स लगाई और बॉडी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई है। इनकी डायरेक्शन है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है। वर्क इज टू बी डन। इसीलिए पहली लाइन चेक करो डेफिनेशन की, वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क इज सेट टू बी डन। जो चीज हो जाती है, जो कंज्यूम होती है, जो यूज होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं, इस क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं। हर्षिता समझ में आया ये? यस। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, इसके एसआई यूनिट आप लोग ही बोलो क्या होंगे। जूल, एसआई यूनिट इज जूल। इसके सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट इज अर्ग्स। और एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं? 10⁻⁻⁵। अभी लिखना मत बेटा, एक जूल में 10⁻⁵ अर्ग्स होते हैं, ऐसा एक बच्चे ने क्लास में से बोला है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये गलत आंसर। सर 7। -8 ये भी गलत आंसर है। सर -7। -7 ये भी गलत आंसर है। सर 7। ओनली 10⁻7 इज द करेक्ट आंसर। देखो क्रैमिंग मत करो, मैंने पहले दिन से कहा है, फिजिक्स को हमें रट्टा नहीं मारना, हमें कंसेप्ट समझना है। 1 जूल कहां से आया होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से ना। 1 न्यूटन से और 1 मीटर से, यस और नो? 1 अर्ग्स कहां से आएगा? 1 डायन और 1 सेंटीमीटर से। इनको डिवाइड कर लो, 1 जूल बाय 1 अर्ग्स, 1 न्यूटन मीटर बाय 1 डायन सेंटीमीटर। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵ डायन। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर। नीचे 1 डायन और 1 सेंटीमीटर, इससे कैंसिल हो गए, क्या बचा? 10⁻7। तो एक जूल में कितने अर्ग्स होंगे? 10⁻⁷। अपने माइंड में फिक्स करो। 1 जूल एसआई यूनिट बड़ा होता है, चाहे वो फोर्स का हो, चाहे वो वर्क का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो पावर का हो।
1 जूल में 10 की पावर +7 अर्ग होते हैं। माइनस मत करना, रॉन्ग हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो माइनस होता है। 1 अर्ग में कितने जूल होंगे, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं तो आपने कहना है 10 की पावर -7 जूल। बट मैं यहाँ आपसे क्या पूछ रहा हूँ, 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं, 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं, वो मैं आपसे यहाँ चेक कर रहा हूँ। इतना समझ में आ गया सब? चलो, इतना समझ में आ गया तो साथ साथ मैं स्लाइड शो भी दिखा रहा हूँ आपको, ताकि कुछ चीजें रिपीट हो जाए। व्हाट इज वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? दोबारा से मत लिखना, समझ लो। वर्क इज सेट टू बी डन, डन आ गया ना वर्क। वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन बॉडी अंडरगो डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन। मैंने बोल दिया कंपोनेंट के लो, एक ही बात। अगर उस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही तो किसी कंपोनेंट के लंग तो हो रही है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क। दैट इज कॉल्ड वर्क। अब ये कंप्यूटर पे बैठा है, 12 घंटे काम करे, तो आपने आंसर नोट किया था। दिस इज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और साइंस, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अब सपोज करो आपको लगता है कि आपका रूम छोटा है, थोड़ा बड़ा करते हैं उसको, तो आपने क्या किया, वॉल को पुश करना शुरू कर दिया। चलो पड़ोसियों का घर छोटा हो जाए, हमारा तो बड़ा हो, 12-13 घंटे आप उसको पुश करते हैं, बट वो पुश तो नहीं हुई, हाँ सर। नहीं होगी। चाहे पूरी फैमिली हमारी लग जाए तब भी नहीं होगी। अब बाहर से कोई मैकेनिकल कोई सामान लाएंगे, तोड़ देंगे तो अलग चीज। तो थक तो गए ना हम, पूरा दिन बार बार हम पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, फिर उस पर पुश कर रहे हैं, बट इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ये डॉटेड वाला एरिया नहीं आ रहा। अगर ये आ जाए तो आपने वर्क किया, नहीं तो नहीं किया। मैकेनिकल वर्क वो होगा जब कोई आउटपुट आएगी। आपको काम दिया था कि दीवार को डिस्प्लेस कर दो, आपसे नहीं हुई, तो मैकेनिकल वर्क इज 0। मैकेनिकल वर्क इज 0। वर्क डन 3 तरह के होते हैं, लिखिए टाइप्स ऑफ वर्क। ये बंदा वर्क कर रहा है क्या, देखना सेकंड डायग्राम में। यस सर। यस यस। डेफिनेशन ऑफ वर्क होगी है, दोबारा से मत लिखना। ये सारा मैंने आपको बता दिया, एक बार रिपीट कर लो आपके नॉलेज के लिए। F.S ये सब हो गया। ये कंपोनेंट भी मैंने बता दिए थे। ये सारा टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो इसको हम सिर्फ फास्ट फास्ट देख रहे हैं। F cos थीटा इंटू एस बताया मैंने, वो हो गया अपना, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी आई टोल्ड, CGS यूनिट, अर्ग्स, SI यूनिट, जूल्स, 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग्स। यस और नो? 1 जूल 10⁻⁷ एक मल्टीपल चॉइस है, आपको दिख नहीं रहा, रेड कलर में होगा, लेकिन आंसर आपको पता है। वर्क डन इन होल्डिंग 15 किलोग्राम सूटकेस while waiting for a bus for 15 minutes, 0। आंसर इज 0। इसके 0 ऑप्शन होगा है, सर। बड़े बड़े ऑप्शन है, 0। आंसर इज 0। सेकंड क्वेश्चन है, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इज इन अ वर्टिकल प्लेन AB इज, ये मैं आपको, जैसे ये एक आप ट्रैक देख रहे हैं, तो यहां से वर्क डन इन मूविंग ए मास m अलोंग द पाथ ACB, यहां पर एक मास पड़ा हुआ है, यहां पर आप उस मास को ACB यहां से यहां लेके गए, और इसका रेडियस कितना है r, तो आप ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r। इस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी ध्यान रखना। किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r। फोर्स इस पे कौन लगा रहा है, ग्रेविटी, mg। लेकिन उसके अगेंस्ट आप इसको लेके जा रहे हो, तो आपकी फोर्स किसके इक्वल हुई, आपकी फोर्स mg के अपोजिट हुई। तो वर्क डन जो आप करोगे वो इन चारों में से मैग्नीट्यूड में बता दो।
क्या होगा आपका वर्क डन? 5 mg, 2 mgr, when your 0 and last one is the 5r square mg. क्या होगा बेटा वर्क? बोलो। mg इंटू 2r, पाई का तो रोल ही नहीं है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ वर्क डन कितना होना चाहिए? वर्क डन होना चाहिए mg तो फोर्स है, 2r, इट शुड बी 2 mgr, इट शुड बी 2 mg। अब इन सब पे हम बात करेंगे। पहले आप हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ वर्क। हेडिंग बनाओ बेटा, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क 3 तरह का होगा। इट इज ऑफ 3 टाइप। वर्क इज ऑफ 3 टाइप। वन इज पॉजिटिव वर्क, second one is negative work, and last is zero work. Positive work, negative work, and bolo zero work. Positive, negative and zero. Positive work कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, और जीरो वर्क कब होगा, बता सकते हैं क्या? यस सर। बोलो फिर, बोलो, शाबाश। सर पॉजिटिव वर्क तब होगा सर जिस साइड फोर्स लगाएं और बॉडी भी डिस्प्लेस उसी साइड हो जाए सर। और जीरो वर्क तब होगा सर अगर फोर्स लगाई जाए बट डिस्प्लेसमेंट ना हो। यहाँ से चेक कर लो, ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वर्क डन के फॉर्मूले से चेक करो, क्या था फॉर्मूला? एफ एस कॉस थीटा। कौन डिसाइड करेगा वर्क के पॉजिटिव होने को? थीटा। इफ एंगल बिटवीन फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इज acute, if angle between force and displacement is acute, acute का मतलब थीटा 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। उस 90 से बड़ा और किससे छोटा बेटा? 180 से। वर्क डन इज सेट टू बी नेगेटिव इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन इक्वल टू 180। और जीरो कब होगा? व्हेन एंगल इज 90। अगर आप 90 डिग्री एंगल पे फोर्स लगा रहे हो तब ये वर्क क्या होगा आपका? जीरो। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आपने बताना है पॉजिटिव वर्क है या नेगेटिव वर्क है। ध्यान से, इतना लिख लिया सबने? ओके, माय फर्स्ट एग्जांपल इज, जैसे वो फर्स्ट आपने देखा था ना, एक बॉडी को कैरी करके जा रहा था बंदा। अगर एक बॉडी पे मैं इधर फोर्स लगाता हूँ और बॉडी भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की ये और फोर्स की भी ये, एंगल बिटवीन देम कितना होगा? 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा? जब भी आपके पास एंगल बिटवीन 0 एंड 90 होगा, वर्क डन पॉजिटिव। जब एंगल 90 और 180 के बीच में होगा तो नेगेटिव होगा, और जब एंगल 90 होगा तो क्या होगा? ये आपने अपने कॉमन सेंस से डिसाइड करना है कि वर्क कैसा हो। चलो इसका बताना आप। बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। एक बॉडी है
वो ऐसे नीचे गिर रही है। बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। सर पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। जीरो या नेगेटिव? जीरो या नेगेटिव? अब सबसे पहले आप ये पूछो कि सर फोर्स कौन सी है। नो डाउट ग्रेविटेशनल है। फोर्स इस पे कौन सी लग रही है, उसका वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रही है, नीचे की तरफ। कितने एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, 0 डिग्री। तो दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। सोचो कहाँ है 90 डिग्री? ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। 0 है ना? तो वर्क यस सर। भी पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स? ये फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री पे लगेगी, ऑलवेज। वेलोसिटी की डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री पे लगेगी हर इंस्टेंट पे। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सोच के। जीरो। वर्क डन 0 बाय सर। सेंट्रीपिटल फोर्स is 0 सर। always 0. Work done by centripetal force is always 0. इसके ऊपर वर्क डन क्या होगा, 0, ऑलवेज 0। इट इज ऑलवेज 0, क्योंकि एंगल कितने हैं, 90। 90। चलो इसका एग्जांपल का आंसर देना। एक बंदा अपने सिर के ऊपर कोई लगेज रखा हुआ है इसमें, और वो इस सरफेस पे चल रहा है। नहीं, एक बार क्वेश्चन कंप्लीट होना। वर्क डन बाय ग्रेविटी। आपको जब तक मैं फोर्स नहीं बताऊंगा आप अपने किसी आंसर पे नहीं पहुंच सकते। मैंने आपको कहा वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब बताओ वर्क डन क्या होगा ग्रेविटी का इस लगेज पे। जल्दबाजी मत करो जैस्मिन, अपने दिमाग में इस बॉडी को पहले बाहर निकालो। इसके ऊपर ग्रेविटी किधर फोर्स लगा रही है, mg नीचे। और ये जब चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। कितना एंगल है दोनों में, 90। कितना एंगल है, सर 90 क्या होगा वर्क डन, जीरो। 0। मैंने आपसे पूछा है बाय ग्रेविटी। इसका मतलब जब भी वर्क निकालना है आपको ये भी पता होना चाहिए किस फोर्स का वर्क, कौन सी फोर्स के वर्क की हम बात कर रहे हैं, कौन सी फोर्स के वर्क। जो एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में देखा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिसको मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया आपको, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। आपने पूछा वो चल रहा है, मैंने कहा चल रहा है। अब वो उस स्लाइड पे नहीं जा रहा, मैं आपको बता देता हूँ। एक बंदे ने अपने हाथ में बॉक्स पकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था ना बॉक्स। जब यस हम सर। बॉक्स को यस पकड़ते हैं सर। तो हम फोर्स किधर लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ। यस सर। हम उसके वेट को बैलेंस करते हैं।
और हम चल रहे हैं क्योंकि हम अर्थ को पुश करके चल रहे हैं। तो एक्चुअल में हमने जो फोर्स लगाई है बॉक्स पे नहीं लगाई चलने के लिए, हमने जो फोर्स लगाई है बॉक्स पे ऊपर की तरफ लगाई है, जिसको आप रिएक्शन कह सकते हो। और बॉक्स किधर डिस्प्लेस हो रहा था, इस डायरेक्शन। अगर मैं ये पूछ लूं वर्क डन बाय ग्रेविटी तो जीरो है ही, वर्क डन बाय द मैन भी जीरो है, क्योंकि मैन उस बॉक्स के ऊपर जो डायरेक्ट फोर्स लगा रहा है वो वर्टिकली अप लगा रहा है। या तो केस ये होता कि ये बॉक्स पड़ा हुआ है ग्राउंड पे और हम इसको पुश कर रहे हैं, जैसे आप किसी बुक को पुश करो तो बुक किधर चली जाएगी, इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। उस केस यस में सर। एंगल कितना होगा, जीरो। बट इस केस में एंगल कितना हुआ, 9। यहां भी वर्क जीरो था, बाय द ग्रेविटी भी जीरो था, बाय द मैन भी जीरो, बाय द मैन। दूसरी चीज, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस के ऊपर। अब मैन उसको अपने साथ लेके जा रहा है, ये बॉक्स ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट तो डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन मैन के विद रिस्पेक्ट इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। ये पहले भी मैन के साथ पास था, अब बाद में भी मैन के पास। तो यहाँ एक और पॉइंट आप नोट करो, वर्क डन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे देखो इधर ये एक बॉक्स है, इस पे फोर्स लगाई जा रही है, इसके ऊपर एक मैन है जो बॉक्स के साथ ही मूव कर रहा है, यहाँ पर बैठा है, और ग्राउंड पर ये बॉक्स मूव कर रहा है। ये बॉक्स ग्राउंड पर मूव करके यहाँ पहुंच गया, ये वाला बॉक्स यहाँ पहुंच गया along with the man, along with the man। अब अगर हम आपसे पूछें क्या वर्क डन फोर्स का हुआ, तो आपका क्रॉस क्वेश्चन होगा सर किसके विद रिस्पेक्ट पूछ रहे, ग्राउंड के तो हुआ, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट बॉक्स जहां पर था बाद में वहां से डिस्प्लेस हुआ, और ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो आपका आंसर होगा यस। ध्यान से सुनना इसको, वर्क इज डन with respect to ground and it is positive work, and it is positive work। वर्क। हो गया आंसर। अब मैं ये पूछता हूं इसके विद रिस्पेक्ट वर्क हुआ क्या, नो सर। नो सर। वर्क, क्या वर्क इस मैन के विद रिस्पेक्ट हुआ, नो सर। तो आप कहेंगे कि इस मैन के विद रिस्पेक्ट बॉक्स की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। आंसर इज जी, आंसर इज। तो वही वर्क जो किसी रेफरेंस में कुछ हो रहा था, दूसरे रेफरेंस में वो वर्क क्या हो गया, जीरो। वर्क तो वही है जो एक रेफरेंस में हुआ एक में नहीं हुआ, एक में हुआ और एक में नहीं हुआ। तो वर्क डन फोर्स पे तो डिपेंड करता ही करता है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। किसके रेफरेंस पे आप ऑब्जर्व करें, किसके रेफरेंस पे आप ऑब्जर्व करें। मान लो कि आप बोटिंग कर रहे हो, आप एक बोट में हो, यू आर इन अ बोट, पानी में हो, तो मैं ये पानी में वेव दिखा रहा हूँ, यू आर इन अ बोट। यहीं पर किनारे पर
किसी पेड़ के नीचे there is a person sitting. ये किनारा है बैंक, ठीक है। थोड़ा सनी डे कर दें। अब यहाँ पर दो लोग, इनके हाथ में ये पैडल है, चप्पू कप्पू क्या बोलते हैं, ये इनके पास, और ये जोर जोर से पैडलिंग करके बोट को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। सिचुएशन समझ में आ गई। पानी का फ्लो जो है ना वो अगेंस्ट है, ये दोनों पानी के फ्लो के अगेंस्ट बोटिंग कर रहे हैं। जितना भी एफर्ट कर रहे हैं आगे जाने का, उतना पानी इनको पीछे की तरफ पुश कर रहा है। अल्टीमेटली ये जो थर्ड पर्सन बाहर बैठा हुआ है, ये सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि पिछले 20-25 मिनट से बोट वहीं की वहीं है, बट कॉन्टिन्यूसली दे आर पैडलिंग द बोट, ट्राइंग टू मूव अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर, बट अनफॉर्चुनेटली बोट इज स्टिल देयर, वहीं की वहीं है। तो इससे पूछा गया हाउ मच वर्क इज डन बाय बोटमैन। सर 0। बोलो सर सर 0। 0 दिस मैन, इसके विद रेस्पेक्ट, इवन ग्राउंड के विद रेस्पेक्ट, ग्राउंड के विद रेस्पेक्ट 0। सर 0 होगा सर। Work 0 done by boatsman with respect to ground is 0. 0 सर। Work done by boatsman with respect to water, water। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ था, कभी H2O होता है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यही होता होगा। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते होंगे शायद, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते, बट ये H2O अब मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच गया, पानी चल रहा है ना, तो वाटर के विद रेस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट किधर हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फोर्स किधर लगा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। वर्क डन हुआ ना, यस सर पानी के विद रेस्पेक्ट वर्क हुआ, लेकिन ग्राउंड के विद रेस्पेक्ट वर्क नहीं, क्योंकि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप अपने सिर के ऊपर एक बॉक्स को रख के ना इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर जा रहे हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी। आपने इतना ही बताना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जी, ऐसे जा। यहां तक का वर्क बता रहा है, यहां तक वर्क डन बाय द ग्रेविटी। बोलो नेगेटिव या पॉजिटिव या 0। बेटा इंक्लाइन प्लेन पे ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। सर पॉजिटिव सीढ़ियों पे चढ़ सकता है। सर पहले तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, कौन कह रहे हैं बेटा, नाम बोलो। सर सर पॉजिटिव आएगा सर। सर पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा सर, तो पॉजिटिव ही है बेटा। ये जो वेट है ना, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाओ, वर्टिकली डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, इस डायरेक्शन में। एंगल कितना होगा, 90 या 90 से बड़ा या छोटा,
90 से बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ? जितना ये एंगल है, अगर यहाँ से यहाँ तक 90 बनता है, थीटा एंगल 90 से बड़ा हुआ, वर्क डन इज नेगेटिव। ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा यहाँ पे। दोनों समझ में आ रहा है? अब उसके बाद ये बंदा यहाँ आ गया, अब बता दो। अब ग्रेविटी लग रही है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, वर्क डन इज 0, सेकंड केस में 0। मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूँ? ग्रेविटी। मैंने किसका वर्क पूछा? ग्रेविटी का। जब आप वर्क निकालते हो, आप मल्टीपल फोर्सेस को मत सोचो, आपसे किस फोर्स का वर्क पूछा है उस पर कंसंट्रेट करो। भूल जाओ यहाँ और भी फोर्स लग रही है। जब यहां से ये नीचे आएगा, वापस तो आना है ना उसको, जब यहां से ये नीचे आएगा उस केस में ग्रेविटी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल एक्यूट पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव, ये वर्क होगा बेटा। क्या समझ में आया सबको? कर सकते हैं? कितना टाइम बचा हुआ देखते हैं? सर 6 मिनट। 6 मिनट। चलो एक दो चीजें और देख लो, इसी पे देख लो आप। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल, ही टाइप्स ऑफ वर्क थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क मींस या तो फोर्स पैरेलल है या थीटा 0 और 90 के बीच में, ये होता है पॉजिटिव वर्क। थीटा इज एक्यूट। उसके बाद उसकी एग्जांपल, व्हेन पर्सन लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, तो पॉजिटिव वर्क होगा, ये पॉजिटिव वर्क किया है। रीजन, इसको उठाने में फोर्स ऊपर लगी और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ, एंगल 0, और 0 पर वर्क मैक्सिमम भी होता है, ये भी याद रखना। अगर एंगल 0 पॉजिटिव तो है ही, मैक्सिमम भी होता है, और 180 डिग्री पर वर्क नेगेटिव तो है ही, मिनिमम भी होता है। मिनिमम वर्क होगा -Fs और मैक्सिमम वर्क होगा Fs। 180 डिग्री पे वर्क सबसे कम होता है, नेगेटिव में होगा। बस ये सारा कुछ आपको पता ही है। स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग आपकी तरफ ही जाएगा ना। कौन सा वर्क कर रहे हो? पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क, फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करती है, मैंने बताया था। उसके लिए एंगल 180 से छोटा होना चाहिए, 90 से बड़ा। जैसे इसने लिफ्ट किया तो ग्रेविटी का वर्क क्या होगा? बंदे ने तो पॉजिटिव वर्क किया, इसको लिफ्ट करने में ग्रेविटी का वर्क क्या होगा? ग्रेविटी तो नीचे लगेगी और ये लिफ्ट करके इसको ऊपर ले जाएगा, तो एंगल कितना हुआ? 180। तो ग्रेविटी का वर्क क्या हुआ? नहीं। अब एक ही बॉडी पे दोनों वर्क हो, क्योंकि फोर्स अलग हो। एक फोर्स उसने लगाई, एक फोर्स ग्रेविटेशन ने लगाई। तो वर्क डन डिपेंड अपॉन द फोर्स, वर्क डन डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क डन इज ऑफ 3 टाइप। यहाँ तक की थ्योरी और एग्जांपल आप बुक से रीड करके आओ, ठीक है? दोनों आपका एग्जाम कब है? 11th को है ना, तब तक तो हो जाएगा।